हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। मेरे लास्ट पोस्ट में मैंने पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं थ्योरी के नोट्स कैसे बनाने हैं वो बताऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। सो सम स्टूडेंट्स हैड रिटन इट इन देयर कमेंट्स, सो बेस्ड ऑन दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपके थ्योरी पेपर्स हैं उनके लिए आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है, नोट्स बनाना भी है या नहीं बनाना है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतना टाइम लगता है नोट्स बनाने में, सो इज़ इट इवन वर्थ इट, इतना टाइम लग रहा है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कुछ सेक्शंस ले लेंगे, उन सेक्शंस के हम लोग डेमो नोट्स बनाकर देखेंगे सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया ऑन हाउ टू मेक दीज नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now, if you're new to my channel, I want to take the time and introduce myself. So, I am Yogita Harjani. So, I'm a CA as well as a CS. In CS, I do have ranks at the executive as well as the professional level. Now, first let's discuss कि theory papers के लिए आपके notes बनाना क्यों ज़रूरी है। Now, in theory आपके CA के अंदर you have your audit का paper, then you have your company law का paper, then you have strategic management. Now, if you talk about CS examination तो आपका jurisprudence है, setting up of business है, company law है। इतनी मोटी बुक रहती है और आपको इतनी मोटी बुक पूरी की पूरी पढ़नी है। एट द सेम टाइम आपको उसको एग्ज़ाम में याद रखना है, बट एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतनी मोटी बुक को रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव सम हैंडी नोट्स, अगर आप इतनी 600 पेज की बुक को समराइज करके इफ़ यू कैन मेक इट इनटू लाइक 120 पेज नोटबुक, तो 120 पेज को रिवाइज करना उस लास्ट के एक दिन में काफ़ी आसान होता है। सो दैट इज़ आर मेन एजेंडा व्हेन यू आर मेकिंग द थ्योरी नोट्स, कि हमारे एग्जाम से एक दिन पहले थ्योरी के सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्विकली एक बार ब्रश थ्रू कर सकें। जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी के अंदर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ लर्निंग कर्व। हम एक बार रीड करके एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम में याद रहेगा, दैट डजंट हैपन। सो द फर्स्ट टाइम आप कभी वो कॉन्सेप्ट्स को रीड कर रहे हो, आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उन्हें ग्रास्प कर रहे हो, उनका रीज़न समझ रहे हो कि क्यों ऐसा लॉ है, क्यों इस टाइप का थ्योरी है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है। वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, अगर वही चीज़ों को आप समराइज तरीके से अपने नोट पैड में लिख लेते हो, दैट वर्क्स एज अ सेकेंड रिविजन एज वेल, that improves your remembering power, then आपको चांसेस हैं कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रिवाइज, आप इतनी मोटी बुक की जगह सिर्फ वो नोट्स को भी अगर एक बार गो थ्रू कर लेते हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन रिमेंबरिंग इट। अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज कि आप जनरली जब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ते रहते हो। एग्जाम में तो जाकर आपको लिखना है। एग्जाम में 100% पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो व्हेन यू आर मेकिंग दीज नोट्स, इन अ वे आपकी थोड़ी बहुत राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। सो यू आर ट्राइंग टू राइट एज फास्ट एज पॉसिबल जब आप ये नोट्स बना रहे हो। दैट्स अ स्मॉल लिटिल साइड बेनिफिट दैट यू हैव। थ्योरी पढ़ रहे हो सकता है आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ आ जाएं, वो कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी को लेके कुछ नए आइडियाज़ ट्रिगर हो जाएं, सो या आपको रीज़न समझ में आ जाए। मेनी थिंग्स कम इन आवर माइंड ऑटोमेटिकली, तो आप वो चीज़ों को भी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो दैट वे व्हाट हैपेंस इज आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाती है। सो दीज आर द मेन रीजंस व्हाई नोट्स बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ आई हैव टू सिलेक्ट देन दैट इज कि एग्जाम से एक दिन पहले 100% कोर्स रिवाइज करने के बहुत ज़्यादा काम आता है नोट्स। सो ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाना ज़रूरी ही है, उसके बिना पास नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। रिविजन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, आप लास्ट दिन में बहुत फटाफट सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पा रहे हो। डेफिनेटली ड्रास्टिकली मार्क्स इससे इंप्रूव हो जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। नाउ आई डू अंडरस्टैंड मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस कंसर्न कि हमारे पास वैसे भी लिमिटेड टाइम है, इतने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम नोट्स भी बनाने लग जाएंगे तो और कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ना छूट जाएं, इतना टाइम कंज्यूमिंग है नोट्स बनाना। इज इट इवन वर्थ द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग? सो सी, ऑफकोर्स इनिशियली इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट जितना टाइम आप सोच रहे हो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एफर्ट है, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, आपको नोट्स बनाने हैं, दैट मीन्स आपको थ्योरी को कन्वर्ट करना है इन चार्ट्स फॉर्म, प्रॉबेबली इन शॉर्ट हैंड, आपको कीवर्ड्स लिखने रहेंगे, राइट। बट यहाँ पे आपके 6 पेज कंप्राइज होकर इधर प्रॉबेबली एक पेज में समराइज हो जाएंगे, राइट। इनिशियली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड। over the period of time you will see the benefits of making the notes. over the period of time वो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड समझ में आने लग जाएगा, आपको वो ज़्यादा याद रहने लग जाएगा और एग्जाम में इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू विल डेफिनेटली स्कोर 20 to 30 एक्स्ट्रा मार्क्स कंपेयर टू वॉट यू कुड हैव स्कोर्ड। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, वेदर इट बी योर कॉलेज एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम या इवन प्रोफेशनल एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से जस्ट
थोड़ी देर पहले अगर आपने मान लो कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट रीड कर लिया हो और वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, आपको कितना क्विकली याद रहता है, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है ना. सो यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन द एग्जामिनेशन. सो अगर किसी तरीके से आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले पूरा बुक को या उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट ब्रश थ्रू कर पाओ, भले आपको चीज़ें ज़्यादा पहले की याद ना हो, अगर आप उन्हें ब्रश थ्रू कर पाओ तो क्या होगा, एग्ज़ाम के अंदर यू विल बी बेटर एबल टू प्रोड्यूस दोज आंसर्स. एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी. व्हाट हैपेंस इज थ्योरी में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट कई बार हमने पढ़ भी रखा होता है तो हमें एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आता, एग्जैक्ट लिमिट्स याद नहीं आती, राइट. वहीं अगर हमने एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो टाइम पीरियड मिलता है उसके अंदर अगर हमने वो सब एक बार रीड किया हो, रीड थ्रू किया हो, तो हमें वो चीज़ रिकॉल करने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि नोट्स बनाने कैसे हैं. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि नोट्स बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू रिक्वायर व्हेन यू आर मेकिंग दीज नोट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स किस में से बना रहे हैं, हमें वो स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा चाहिए. सो स्टडी मटेरियल आपका इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है और इट कुड बी रेफरेंस बुक ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पास्ट एग्जाम पेपर्स को इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो, अमेंडमेंट्स को इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो, केस स्टडीज़ को इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो, आरटीपीस को इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो, सो वो सब भी बल्क रेडी रखना. फिजिकल कॉपी ज़रूरी नहीं है, आप पीडीएफ भी रेडी कर सकते हो. सो बेसिकली हमारे पास वो सारा मटेरियल होना चाहिए जिसको हम कंप्राइज करने वाले हैं. इफ़ इट इज़ अ 600 to 1000 पेजेस मटेरियल, सो वाइल वी आर मेकिंग द नोट्स हमें उसे कंप्राइज करना है टू मे बी 150 पेजेस और समथिंग. सो द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू नीड इज अ रजिस्टर. ट्राई टू यूज़ अ थिक रजिस्टर. थोड़ा मोटा रजिस्टर होगा तो वो जल्दी खत्म नहीं होगा. सो बाद में हो सकता है आपको कुछ एडिशंस करने पड़ जाए उन नोट्स के अंदर, पास्ट एग्जाम पेपर्स या अमेंडमेंट्स या आपको सेक्शंस की लिस्ट बनानी पड़ जाए. और अगर छोटा पतला रजिस्टर होगा तो आपको 2 रजिस्टर्स बनाने पड़ जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स यू गोना नीड अ लॉट ऑफ पेन्स. आई सजेस्ट कि कलर्ड पेन्स यूज़ करो. इट मेक्स द नोट मेकिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. चार्ट्स बनाना, टाइमलाइंस बनाना या हेडिंग्स लिखना या सब हेडिंग्स लिखना, वो सब चीज़ें अगर आप अलग कलर से लिखते हो सो नोट मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको थोड़ा सा मज़ा भी आता है. और जब दोबारा आप उन नोट्स को देखते हो एंड बिकॉज आपने वो नोट्स को खुद ही से क्रिएट किया है, सो यू रियली वॉन्ट टू रीड देम, क्योंकि आपने खुद ने इतनी मेहनत करके उन नोट्स को बनाया है तो आपको पढ़ने का मन करता है. वो इतने सुंदर दिखते हैं सो आपको पढ़ने का मन करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो. सो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप हाईलाइट भी कर सकते हो. अदर देन दैट आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हो. स्टिकी नोट्स जहाँ आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ आप लगा सकते हो सो दैट इट इज़ ईजी टू ओपन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज द स्टिकी नोट वो थोड़ा बाहर निकल के आ जाएगा. सो एन इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर हियर, हम लोग नोट्स बना रहे हैं, इट्स नॉट एन आर्ट्स प्रोजेक्ट. सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करनी है. फास्ट हमको नोट्स बनाने हैं. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ कि आपके नोट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए. आपको उसको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, आपके लास्ट में रिविजन के काम आने चाहिए. तो उसमें सबके सब कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, की वर्ड्स होने चाहिए. हमें उस चीज़ पे फोकस करना है. नाउ लेट्स डिस्कस कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं, यू विल टेक अप द चैप्टर. सो लेट्स सपोज आपने एक सेक्शन या एक पर्टिकुलर टॉपिक को रीड किया. सो व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल और द रेफरेंस बुक, सो जो की वर्ड्स रहते हैं, सिर्फ की वर्ड्स, उनको आपको हाईलाइट करना रहेगा इन दैट बुक ऑल्सो. फिर जो आपने की वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, उन अंडरलाइन की वर्ड्स को आपको नाउ लिखना रहेगा आपके रजिस्टर के अंदर. देन आफ्टर दैट आपको नोट्स बनाने हैं. सो आप सेक्शन का नाम लिखोगे, टाइटल लिखोगे. सो देर आर गोइंग टू बी सम सब हेडिंग्स ऑल्सो इनसाइड द मेन टॉपिक. उस सब हेडिंग्स के अंदर आपको की पॉइंट्स या की वर्ड्स लिखने रहेंगे. हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपकी कुछ लिमिट्स, कुछ पेनल्टीज भी हो, सो आपको वो भी छोटे छोटे तरीके से उसी कॉन्सेप्ट के उसी पेज के अंदर वहाँ पर लिखनी रहेगी. हो सकता है कुछ टाइमलाइंस हो, सो आपको टाइमलाइन अगर होती है तो यू विल हैव टू ड्रॉ अ स्मॉल लिटिल टाइमलाइन ऑन इन योर रजिस्टर. हो सकता है उस सेक्शन से रिलेटेड कोई केस स्टडी आपके मॉड्यूल के अंदर या स्टडी मटेरियल के अंदर दी हुई हो, तो उसको भी आपको हाईलाइट करके आपके नोट्स में लिखना रहेगा. सो मेनी टाइम्स इट मे हैपन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देयर आर 4 और 5 की हेडिंग्स. सो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक चार्ट बना लो, चार्ट के अंदर 3-4 मेन हेडिंग्स हो जाएंगी और उन हेडिंग्स के अंदर आप कुछ की पॉइंट्स लिख दो. राइट, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द वे यू वांट टू राइट इट. बेसिकली आपको इसे पिक्टोरल तरीके से रिप्रेजेंट करना है. अगर यहाँ पर एक बड़ा पैराग्राफ लिखा है तो उसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं सिर्फ आपको वो नोट्स के अंदर राइट डाउन करने हैं. स्टडी मटेरियल में जो एज इट इज़ लैंग्वेज है पूरी की पूरी उठा के एज इट इज़ लिखनी नहीं है नोट्स के अंदर. यू हैव टू बी कंसाइज. सो देर आर मेनी की वर्ड्स रिलेटिंग टू लॉ.
सो वो की वर्ड्स जो है टेक्निकल लैंग्वेज जो लॉ की है उसको आपको एज इट इज लिखना रहेगा। आप नोट्स के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो। रजिस्टर ऑफ कंपनीज पूरा ना लिख के आपने सिर्फ ROC लिख दिया, क्योंकि वो वैसे भी सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, आपको एग्जाम में तो पूरा ही लिखना रहेगा, बट दिस इज ओनली अ टेक्निक हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दोस की थिंग्स। सेक्शन में अगर रेलिवेंट पॉइंट कोई अमेंडमेंट का है तो उसको आप वहीं पे हाईलाइट कर दो एंड लिख दो कि दिस इज द अमेंडमेंट रेलिवेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। आप एक अलग चैप्टर पूरा का पूरा अमेंडमेंट से रिलेटेड बना दो, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ओके, बिकॉज अमेंडमेंट में से आपके क्वेश्चन हर बार आते ही हैं, इसमें से यू गेट क्वेश्चन इन एवरी अटेम्प्ट। सो लास्ट दिन आपको वो अमेंडमेंट्स को पूरा का पूरा रीड करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब सेकेंड रीडिंग कर रहे हो, थर्ड रीडिंग कर रहे हो, फोर्थ रीडिंग कर रहे हो, तो उस टाइम हो सकता है आप पास्ट एग्जाम पेपर्स, मॉक पेपर्स, RTPs इनको भी साथ साथ सॉल्व करने लग जाओ। भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मार्किंग कर दो आपके नोट्स के अंदर, राइट। सो नोट्स में लेट्स से CSR का कॉन्सेप्ट है और CSR के कॉन्सेप्ट पे आपके RTP में कोई क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम पेपर में आपके कोई क्वेश्चन है, सो देन व्हाट यू कैन डू इज वो CSR के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के आगे आपने टिक मार्क लगा दिया, स्टार बना दिया और वहाँ आपने लिख दिया कि ये नवंबर अटेम्प्ट में आया था या वो मई अटेम्प्ट में आया था, तो देयरफॉर इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। सो व्हाइल यू मेकिंग दीज नोट्स, उन नोट्स के अंदर भी इंटरनली आप टिक मार्क्स, स्टार्स, RTP, अमेंडमेंट इस तरीके के वर्ड्स हाईलाइट करके लिख सकते हो, सो दैट आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते। सो ना हमने ब्रॉडली समझ लिया है कि नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं आपको। सो नाउ लेट्स टेक अ डेमो ऑल्सो। So we are taking section 135 of the Companies Act 2013, which is corporate social responsibility. Now मैं पूरा सेक्शन नहीं ले रही हूँ क्योंकि बड़ा सेक्शन है, so हम लोग थोड़ा सा इसका पार्ट लेते हैं to understand how we are going to write the notes. Section 135 corporate social responsibility. According to section 135 of the Companies Act, along with Companies Corporate Social Responsibility Rules 2014, ये आगे की जो लॉ है ये इसके अकॉर्डिंग है, सो हमें ये दो चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी ताकि हमें रेफरेंस पता रहे कि ये लॉ किधर लिखा हुआ है। Then after that क्या लिखा है, which company is required to constitute CSR committee, किन किन कंपनीज को CSR करने की ज़रूरत है, कमेटी बनाने की ज़रूरत है। So section 135 subsection 1 says that every company having net worth of 500 crores or more, or turnover of rupees 1000 crores or more, or net profit of rupees 5 crore or more during immediately preceding financial year shall constitute a CSR committee of the board. Committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one of the directors has to be independent director, provided that where a company is not required to appoint an independent director as per section 149, it shall have its CSR committee with 2 or more directors. So मतलब यहाँ दो क्राइटेरियाज हो गए। अगर एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है, इन दैट केस उसके कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इफ़ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दैट केस सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स से भी CSR कमेटी बन सकती है। वी कैन मेक अ चार्ट काइंड ऑफ अ थिंग, और now as per rule 3 sub rule 1 of the company's corporate social responsibility rule 2014, every company including its holding company, subsidiary company and a foreign company as defined under clause 42 of section 2 of the act, having its branch or office or project office in India which fulfills the criteria specified in section number 135 shall comply with the provisions of section 135 of the act and the rules. ये क्या कह रहा है, अगर किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनमें से भी कोई अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो उसे भी सेक्शन 135 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। एंड लास्ट में यहाँ नेटवर्थ का फॉर्मूला लिखा हुआ है। नेटवर्थ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 57 सेज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड
all the reserves created out of profit and the security premium account after deducting, minus करने के बाद, aggregate value of the accumulated losses, deferred expenses and miscellaneous expenses not written off as per the audited balance sheet, but it does not include the reserves created out of revaluation. Now many times it happens कि हमारे लॉ के अंदर बहुत सारी टाइमलाइंस आ जाती हैं. So we'll take a small example. So dividend, अगर आपको चैप्टर ध्यान हो तो डिविडेंड के अंदर we have discussed a timeline. Now once the dividend is declared, within 30 days उसका पेमेंट ज़रूरी है. Then from the date of declaration, within 5 days, the amount has to be transferred to a scheduled bank. Then after the payment, जो भी unpaid dividend बचता है उसको 7 दिन के अंदर unpaid dividend account में डाल दिया जाता है. आफ्टर दैट विद इन 90 डेज जो अनपेड डिविडेंड है उसकी डिटेल्स वेबसाइट पे कंपनी को डालनी होती है. नाउ फॉर 7 years कंपनी को वेट करना होता है. आफ्टर दैट जो अमाउंट रहता है अनपेड, दैट इज ट्रांसफर टू योर IEPF अकाउंट. इन द सेम टाइमलाइन आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिखा है, यू कैन ऑल्सो मेक स्मॉलर पॉइंट्स राइटिंग कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस तरीके से करना है, कैश में नहीं करना है. ये 7 day टाइमलाइन पूरा नहीं हुआ, 30 day टाइमलाइन पूरा नहीं हुआ तो कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, वो सारी डिटेल्स भी आप यहाँ पर एरो बना के लिख सकते हो. राइट, सो दिस इज एन आइडिया ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टाइमलाइन वेर एवर रिक्वायर्ड. आफ्टर एवरी सिंगल चैप्टर एक और एडिशनल थोड़ा सा काम कर लेना, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू. उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपने जो जो भी लिमिट्स पढ़ी हैं उन लिमिट्स को सेपरेटली उस चैप्टर के नोट्स के एंड में एक टेबल बना के प्लीज़ लिख दीजिएगा. सिमिलरली उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने जो जो पेनल्टीज़ पढ़ी हैं उनका भी एक सेपरेट लिमिट सेपरेट पेज बनाकर लिख दीजिएगा. एंड जो जो सेक्शंस आए हैं सेक्शंस का भी अलग से लिस्ट बना के प्लीज़ लिख दीजिएगा. सिमिलरली अगर कोई केस स्टडीज़ वगैरह हैं तो वो भी प्लीज़ लिख दीजिएगा. अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर नोट्स फॉर द होल subject, every single section. देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा. So that's it from my side in this video. इन टिप्स से I really hope आपको हेल्प हो जाए. So if they have helped you in any way, please make sure that you like this video and subscribe to this channel and also share this video with your friends. So if you want me to make videos on any other topics, आपके कोई भी questions हैं, queries हैं, आप प्लीज़ उसे comment section में लिख लो. I will read it and I will make video on this. So all the very best and I'll see you next time.